Autism is a complex lifelong development disability that typically appears during early childhood, यानी जब बच्चे छोटे होते हैं तभी उनमें ऑटिज्म के लक्षण देखे जाते हैं और ये काफ़ी हद तक बड़े होने तक उनमें बहुत सारे चेंजेस और बिहेवियरल चेंजेस को लाता है, जैसे उनके सोशल स्किल्स में, कम्युनिकेशन में, रिलेशनशिप्स में और सेल्फ रेगुलेशन पे काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। ऑटिज्म का एक इंडिविजुअल पे जो इम्पैक्ट होता है वो लाइफ लॉन्ग रहता है, लेकिन रिसर्च कहता है कि बहुत बार अर्ली डायग्नोसिस और काफ़ी इंटरवेंशंस जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और दूसरे स्पीच थेरेपिस्ट लाते हैं, उनसे उनकी जो लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव की जा सकती है। मेडी सर्कल में हम लोग वर्ल्ड ऑटिज्म डे सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एमिनेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साथ साथ उन लोगों को इंटरव्यू कर रहे हैं जो ऐसे लोग जो ऑटिज्म के शिकार हैं, ऑटिज्म को डील कर रहे हैं, उनके लाइफ को बेटर कर सकते हैं। साथ ही साथ इंडिया में ऑटिज्म के लिए अवेयरनेस ला सकते हैं। आज जिनसे हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम है अपर्णा दास। वो अरुणिमा की फाउंडर और डायरेक्टर है। अरुणिमा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे एडल्ट्स जो ऑटिज्म के साथ हैं उनके लिए काम किया जाता है, उनका एक प्रोजेक्ट है। सो अपर्णा के पास करीब 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, 2 दशक का एक्सपीरियंस है और वो इस फील्ड में काफ़ी हद तक काम कर रही है। और उनसे आगे जानते हैं कि ऑटिज्म के बारे में, खासकर कि एडल्ट्स में ऑटिज्म को हम लोग कैसे किस तरह से देख रहे हैं इंडिया में और किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है भारत में एडल्ट ऑटिज्म को लेकर के। हाय अपर्णा, वेलकम टू मेडी सर्कल। थैंक यू सो मच। हाय। सो अपर्णा, स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला ऑटिज्म का कारण क्या है, ऑटिज्म किस वजह से होता है? तो ये एक तरीके से मिस्ट्री है, अभी तक एक मिस्ट्री है और अलग अलग कारण आइडेंटिफाई किए गए हैं। ऑटिज्म एक बल्कि एक एरिया है जहाँ जिसमें दिन ब दिन नई चीजें डिस्कवर हो रही हैं। तो अब लोग कहते हैं कि हो सकता है कि फादर का एडवांस स्टेज हो सकता है कि कोई मदर कोई जब प्रेग्नेंट थी वो कोई मेडिकेशन ले रही थी जिसकी वजह से ऑटिज्म हुआ है उनके बच्चे को। हो सकता है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स की वजह से हुआ है। तो अलग अलग चीजें आ रही हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो एक जेनेटिक कॉज है। और जेनेटिक जो थियोरी है उसके पीछे काफी एविडेंस भी है, क्योंकि ट्विन स्टडीज की गई हैं एंड ट्विन स्टडीज में पाया गया है कि अगर एक ट्विन को ऑटिज्म है तो दूसरे को भी ऑटिज्म है, क्योंकि वो जीन्स बहुत उनकी जीन्स जो काफी हद तक शेयर होती हैं। तो ट्विन स्टडीज के थ्रू ये भी पता लगता है कि जेनेटिक कॉजेज भी हो सकते हैं। लेकिन बेसिकली द कंक्लूजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज कि ऑटिज्म के जो लक्षण दिखते हैं वो शायद सिमिलर हो, लेकिन जो उनका कारण है वो अलग अलग कारण हो सकते हैं। एंड देन किस टाइप का ऑटिज्म है आपको, वो भी डिपेंड करता है कि किस वजह से आपको ऑटिज्म हुआ है ना। तो बहुत अभी तक क्लैरिटी नहीं है इस एरिया में। लेकिन द रियलिटी इज कि ऑटिज्म, जो कि फॉर एग्जाम्पल जब मेरी बहन डायग्नोज हुई थी तो उन दिनों में 1 in 1000 लोगों को बताते थे हमें कि 1 in 1000 लोगों को ऑटिज्म हो सकता है, और अब कहते हैं कि 1 in 35 लोगों को ऑटिज्म हो सकता है। तो ये मतलब करीब 35 साल हो गए उनको डायग्नोज किए गए, and you can see how quickly it's growing. So whatever the cause is, we have to now focus on accepting कि autism है और autism के साथ काम करने के क्या क्या तरीके हैं एंड क्या कुछ चीजें हैं जो हमें बदलनी है, कि हमें एक्सेप्ट करना है कि ऑटिज्म एक वे ऑफ लाइफ है ना। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, हमें बदलो मत, हम जैसे हैं हम ठीक है। बिकॉज आई थिंक डेवलप्ड कंट्रीज में यही अप्रोच होता है, वो उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते, रादर उनके साथ अपने को ढालने की कोशिश करते हैं, जो एक बहुत ही राइट अप्रोच है। मूविंग ऑन टू दिस, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म जिनमें ऑटिज्म का डायग्नोसिस होता है, उनको किस तरह से हम लोग बेटर लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं या मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत बार जो बच्चे होते हैं वो नॉन वर्बल होते हैं, बोल नहीं पाते, इनके लिए जो स्कूल्स होते हैं वो उन्हें एडमिट नहीं करते और कई बार उन्हें स्पेशल स्कूल्स में डालना पड़ता है। खासकर रूरल इंडिया में ये प्रॉब्लम है, जहाँ डायग्नोसिस भी बहुत मुश्किल है और इस तरह के स्पेशल नीड वाले इंस्टीट्यूशंस, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्कूल्स भी काफी कम है। तो इसके बारे में कुछ बताएं।
तो फर्स्टली आई एग्री कि इंक्लूजन जो है वो एक बहुत जरूरी चीज है, डायग्नोसिस ऑफ कोर्स एंड देन इंक्लूजन। नाउ डायग्नोसिस हम क्यों करते हैं? डायग्नोसिस इसलिए नहीं करते कि अब हम लेबल दे पाए उनको कि इसको ऑटिज्म है, ये अलग है हमसे। डायग्नोसिस बहुत जरूरी इसलिए ताकि हमें फिर पता लगे कि जो चीजें हो रही हैं, जो चीजें हमें दिख रही हैं, वो क्यों हो रही हैं, है ना। वो लेबल हमारे को सिर्फ तब तक हेल्प करता है जब तक वो हमें ये बताता है कि ठीक है उसको ऑटिज्म है, इसलिए हमारे को उसके बारे में ये चीजें समझने की जरूरत है। लेकिन उस लेवल की वजह से हमें उसको अलग नहीं करना है। वो एक आइडियल वर्ल्ड में ऐसा होना चाहिए, लेकिन खैर हम लोग एक आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते हैं। लेकिन डेफिनेटली शुरू से अगर अगर इन चीजों के बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, और बहुत सारे इनफैक्ट इंडिया में भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसा कि मैं कह रही थी डेली न्यू चीजें पता लगती हैं। आज ही मैंने 2 चीजें देखी हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर बुक शॉप है बेंगलोर में, जहाँ पे उन लोगों ने ऑटिज्म के बारे में बच्चों के लिए किताबें रखनी शुरू करी हैं। और उसमें कॉमिक्स हैं जिनमें ऑटिज्म के बारे में समझाया जाता है कि जो ऑटिस्टिक है वो इस तरीके से क्यों करता है। अच्छा, अब मैं समझ गई कि मेरा फ्रेंड ऐसा क्यों है, मेरा फ्रेंड हेडफोन्स क्यों पहनता है, ठीक है, अब मैं समझ गई कि उसको वो चीज पसंद है। तो इस टाइप की चीजें अगर हो, अवेयरनेस हो, तो फिर इंक्लूजन ज्यादा पॉसिबल भी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जिन लोगों को ऑटिज्म है वो कुछ इश्यूज फेस करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल वो उनको शायद लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में और एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है, तो उनके साथ एक पर्टिकुलर तरीके से हमारे को इंटरेक्ट करने की जरूरत है ताकि लाइफ उनके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो। उनको अगर सोशल स्टोरीज की जरूरत है तो हम सोशल स्टोरीज को इग्नोर ना करें, उनके साथ यूज करें। अगर उनको सेंसरी इश्यूज हैं, सो फॉर एग्जांपल सर्टेन काइंड्स ऑफ साउंड, सर्टेन काइंड्स ऑफ लाइट्स, अगर उससे इश्यूज है या अगर वो कुछ चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, तो फर्स्टली हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये एक रियलिटी है, ये कोई जिद नहीं कर रहे हैं, ये कोई बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी नीड है। तो उस चीज को हम एक्सेप्ट करें, हम अपने एनवायरनमेंट को उनके मुताबिक ढालें, और कुछ फिर वो भी ढलेंगे हमारे एनवायरनमेंट के मुताबिक। हम बिल्कुल अपने एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बहुत मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच कहेंगे हम इसको, कोई एक रास्ता नहीं है जो हम यूज कर सकते हैं इंक्लूजन के लिए। पर अगर हम मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच यूज करें जिसमें कुछ हद तक हम उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ हद तक हम अपने आप को उनके लिए एक्सेप्टेबल बना रहे हैं, तो फिर वो इंक्लूजन भी पॉसिबल हो जाएगा। एंड वो जो इंसान है, जो बच्चा है जिसको ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिला है, वो ब्लॉसम करेगा ऐसे एनवायरनमेंट में। तो वहीं पर आपकी थेरेपी स्टार्ट हो गई, है ना, वहीं पर आपकी स्ट्रैटेजी स्टार्ट हो गई। इंडिया में अपन ना अर्ली डिटेक्शन ऑफ ऑटिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है? मतलब बहुत ऐसे बच्चे हैं, जनरली हम जब पीडियाट्रिशियंस के पास जाते हैं वो हमें एक डेवलपमेंट माइलस्टोन्स देते हैं, जैसे 6 महीने बच्चे को पलटना चाहिए, साल भर बच्चे को चलना चाहिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे माइलस्टोन्स होते हैं। और कभी कभी जब वो बच्चे ये माइलस्टोन्स नहीं पूरा कर पाते तो माँ बाप के लिए एक तरह का ये एक वार्निंग साइन होता है कि ये मेरा बच्चा, बाकी लोग कर रहे हैं, मेरे बच्चे नहीं कर पा रहे। इस केस में बहुत बार उन्हें पीडियाट्रिशियंस या क्लिनिक जो भी न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो उन्हें सजेस्ट करते हैं या इनको बताया जाता है कि आप किसी स्पेशलिस्ट को रेफर करें इन केसेस में। लेकिन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज या जो अर्बनाइज्ड इंडिया है वहां फिर भी अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है, और रूरल इंडिया में आज के दिन में भी उतने अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अर्ली डिटेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है ये आप बताएंगे ताकि लोगों ये समझ सके कि अगर ऐसे कोई माइलस्टोन्स मिस हो रहे हैं तो उसको डायग्नोस करना जरूरी है, और इस तरह के बच्चों को किस तरह की हेल्प की जरूरत है ये तभी हो पाएगा जब हम लोग वो डायग्नोसिस करेंगे। जी डॉक्टर। जैसे फिजिकल चेकअप्स होते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि फिजिकल माइलस्टोन्स जो होते हैं उस पर शुरू से डॉक्टर्स बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन ऑटिज्म जो है वो एक सोशल डिसेबिलिटी कहलाई जा सकती है। तो बहुत जरूरी है कि डॉक्टर्स अब सोशल माइलस्टोन्स पर भी ध्यान देना शुरू कर दें। क्या बच्चा मेरी तरफ मुड़ रहा है जब मैं माँ इधर से उधर जा रही है, क्या बच्चा उसको अपनी आंखों से फॉलो कर रहा है, क्या बच्चा अपनी माँ के लिए रीच आउट कर रहा है, क्या बच्चा आसपास के एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्या बच्चे की सोशल स्माइल है ना। ये सारी चीजें हैं, डॉक्टर्स को इन चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और पेरेंट्स में, क्योंकि पेरेंट्स में ये वाली अवेयरनेस तो डेफिनेटली आती है कि इस एज तक मेरे बच्चे को ये करना चाहिए, लेकिन ये जो सोशल साइंस है
ये अगर डिटेक्ट हो जाए सही टाइम पर, तो फिर और इसमें भी रेंज होता है ना, कुछ लोग जैसे फिजिकली लेट डेवलपर्स होते हैं, वो सोशली भी लेट डेवलपर्स हो सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड नॉर्मल है ना, बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज अगर कोई चीज दिख रही है तो बहुत जरूरी है कि डॉक्टर्स को इन चीजों के बारे में अवेयरनेस दी जाए। जैसे कि कुछ सिटीज हैं जहां पर अवेयरनेस ज्यादा है ना, और डॉक्टर्स अब इन चीजों को लेके बहुत जल्दी अवेयर हो गए हैं, तो पर उनका फिर ये काम है, उनका काम अपनी सिटी में खत्म नहीं होता, उनका काम ये है कि वो रूरल एरियाज में जाएं और डॉक्टर्स को ट्रेन करें इन चीजों के लिए, और पेरेंट्स को बताएं। अब जैसे बहुत रिसेंटली हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एक नियर बाय विलेज में गए और हमने वहां पर एडल्ट्स के बारे में, क्योंकि हम एडल्ट्स के साथ काम करते हैं, हमने पेरेंट्स से एडल्ट्स के बारे में बात करी कि आप अपने एडल्ट ऑटिस्टिक इंडिविजुअल के साथ किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग जिनको अवेयरनेस है, और हमारी अवेयरनेस भी डेली बढ़ती जा रही है, तो हम ये अवेयरनेस जो है उसको शेयर करें रूरल एरियाज में। बट अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली डिटेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब उससे जरूरी और कोई चीज नहीं है, क्योंकि हम जितने छोटे से स्टार्ट करेंगे चीजें, उतना ज्यादा हम सक्सेसफुल भी होंगे, उतना ज्यादा हम काम कर सकते हैं, उतना ज्यादा हमारे पास टाइम है, उतना ज्यादा हमारा ब्रेन फ्लेक्सिबल है लर्निंग के लिए। अब जैसे हमारे सेंटर में लोग 18, 19, 20 साल की उम्र में आते हैं, तो कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल सेट हो गई हैं उनकी लाइफ में, जिनको हम अब नहीं चेंज कर सकते, है ना, जो हमारे साथ भी होता है। हम एक एज के बाद चीजों चेंजेस को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, तो इस वजह से बहुत कॉमन सेंस बात है कि अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली इंटरवेंशन बहुत बहुत जरूरी है। जैसा कि अरुणिमा, आपका जो प्रोग्राम है जिसमें आप एडल्ट्स ऑटिस्टिक एडल्ट्स के साथ काम करते हैं, जो कि मुझे लगता है इंडिया में ऐसे बहुत ही कम सेंटर्स हैं जो एडल्ट्स के प्रोग्राम्स बनाते हैं या एडल्ट्स के लिए इंटरवेंशन उस पे काम करते हैं। तो अरुणिमा कैसे हेल्प कर पा रहा है इन तरह के व्यक्तियों को, और आपको क्या लगता है कि ऐसे और सेंटर्स देश के हर कोने में होने चाहिए? तो या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अडल्ट्स के लिए बहुत कम सेंटर्स हैं। एंड बेसिकली क्या होता है कि वो स्कूल में अगर जब बहुत छोटे होते हैं तो उनको नॉर्मल प्ले स्कूल्स में डाल दिया जाता है। कुछ टाइम बाद, क्योंकि ये सोशल स्किल्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, कुछ टाइम बाद वो बच्चा जो है वो फिट इन नहीं कर पाता है, किसी ना किसी तरह उसको पुश करते रहते हैं जब तक वो बिल्कुल मतलब एंड तक नहीं पहुंच जाता कि अब मैं कोप भी नहीं कर सकता। एक एज पे बुलिंग भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक बहुत अनफॉर्चुनेट कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन बीइंग में कि जो जो थोड़ा सा अलग है उसको लोग तंग करते ही हैं। तो कितने लोग हैं जो स्कूल में सर्वाइव भी कर पाए हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा बुली किया गया है, तो उनके अपने इश्यूज तो हैं, लेकिन उसके ऊपर से इमोशनल इश्यूज भी स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, उनको इतनी बुरी तरह ट्रीट किया गया है, उनसे अजीब अजीब चीजें कराई गई हैं, तो वो बिल्कुल टूट जाते हैं अंदर से, है ना। तो और फिर क्या होता है कि एकदम से पेरेंट्स को बताया जाता है कि अब आपका बच्चा स्कूल में नहीं रह सकता, और चलो थोड़ी बहुत वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं या प्री वोकेशनल वर्क करना शुरू कर देते हैं, पेपर बैग्स बनाना शुरू कर देते हैं, कैंडल्स बनाना शुरू कर देते हैं, ये सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि इससे लाइफ के लिए हम बिल्कुल उनको प्रिपेयर नहीं करते, है ना, क्योंकि कैंडल बनाने से तुम इंडिपेंडेंट नहीं होने वाले, पेपर बैग बनाने के बाद तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, अंत में तो तुम्हारे को अच्छा बहुत सारे सेंटर्स हैं जो टीनेजर्स के साथ और 17, 18, 19, 20, 21 ईयर्स तक काम करते हैं लोगों के साथ, उसके बाद कहते हैं कि अब बस अब हमारे एज लिमिट पहुंच गई है, अब आप अपने बच्चे को अब आप कुछ करो, और वो बिल्कुल लाइफ के लिए एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन वो यूजलेस सा रह गया है, क्योंकि उसको लाइफ स्किल्स सिखाई नहीं गई है ना। तो लाइफ स्किल्स का मतलब क्या हुआ? लाइफ स्किल्स का मतलब है सबसे पहले अपने आप का ख्याल रखना, अपने बाल बनाना, अपने कपड़े चूज करना, अपने आप को साफ रखना, अपने आप को हेल्थी रखना। उसके बाद नेक्स्ट चीज हुई कि अपने कमरे को या अपने लिविंग स्पेस को उसका ख्याल रखना, उसमें कंट्रीब्यूट करना, फिर अपने घर में कंट्रीब्यूट करना, फिर धीरे धीरे बाहर जाके जो चीजों की जरूरत है वो सीखना। तो जैसे शॉपिंग करना आ गया, शॉपिंग लिस्ट बनाना आ गया, पैसों को मैनेज करना आ गया, थोड़ा बहुत टाइम, कुछ लोगों को टाइम की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये हमारी लाइफ स्किल्स होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन यूज करना, इन दिनों में सैनिटाइज करना, टेम्परेचर चेक कराना रेगुलरली, मास्क पहनकर रखना, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना, ये स्किल्स जो है ये बहुत जरूरी स्किल्स हैं, और इन चीजों पे हम काम करते हैं, हमारा मेन फोकस है इन चीजों पे काम करना। हमारे सेंटर पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल
जिनको बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है। 24 घंटे उनके साथ किसी का होना बहुत जरूरी होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक्चुअली इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, अब अपना घर चला सकते हैं, ठीक है। एंड तो हमने जिस तरीके से अपना सेंटर सेटअप किया है, जो हमारे रेजिडेंशियल एरिया है उसको हमने इस तरीके से सेटअप किया है कि लोगों के फ्लैट्स हैं, और फ्लैट्स में कुछ फ्लैट्स ऐसे हैं जहाँ पे हाई सपोर्ट वाले लोग रहते हैं जिनको काफी सपोर्ट की जरूरत है, और कुछ फ्लैट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ही इंडिपेंडेंट लोग रहते हैं। वो इंडिपेंडेंट लोग अपना घर चलाते हैं। अब मतलब वो अपनी कुकिंग करते हैं, अपना मेन्यू डिसाइड करते हैं, अपने कमरों को ठीक रखते हैं, अपने कबर्ड्स में मैनेज करते हैं, अपना अपना ख्याल रखता है, अपने अपने फ्री टाइम को मैनेज करते हैं कि मैं फ्री हूं तो मैं क्या हॉबी अपनाऊं। तो इन चीजों पे हम काम करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इनको एक अपॉर्चुनिटी मिले, या 1000 अपॉर्चुनिटीज मिले जैसे हम हमारे को मिलती है, कि वो सीखते रहे जिंदगी भर, उनको एक डिग्निटी मिले, और वो एक रिस्पेक्टफुल, डिग्निफाइड एंड सेफ लाइफ जी पाए, और सीखते रहे, और जिस हद तक इंडिपेंडेंट हो सकते हैं उस हद तक इंडिपेंडेंट हो। ये है हमारा मेन गोल। तो यही इन चीजों पे हम काम करते हैं अरुणिमा में। और जब हम इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे कि हर एक जो हमारे यहाँ पे रेजिडेंट है, ट्रेनी है, उसकी इंडिविजुअल नीड्स होती है, तो हमारे जो गोल्स बनाए जाते हैं वो भी इंडिविजुअलाइज्ड है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हम बस स्पेसिफिकली इस चीज पे काम करते हैं, नहीं, अकॉर्डिंग टू द नीड काम करते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी हद तक अपने को संभाल सकते हैं और अपने लाइफ स्किल्स में भी काफी अच्छे हैं। कुछ लोग जिन्हें काफी सपोर्ट की जरूरत होती है, उनको आप दूसरे तरह से मैनेज कर रहे होते हो। सो आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव अपर्णा, कि आप ये जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आई होप दैट वी हैव सच सेंटर्स इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, सो दैट एडल्ट्स, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है जिन बच्चों का अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता, और या जो वो बहुत ही ऐसे एरियाज में रहे हैं जहाँ पर उन्हें इंटरवेंशंस नहीं मिल पाए, वो आगे जाके वो एडल्ट्स तो बन गए लेकिन उन्हें अपने लाइफ को मैनेज करना और लीड करना नहीं आया। इसलिए इस तरह के सेंटर्स की ज्यादा जरूरत है जो उन्हें एटलीस्ट इतना मिनिमम इंडिपेंडेंट बना सके कि वो अपने को देख सके, अपना काम खुद कर सके। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प के थ्रू और काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करने के बाद वो आखिर सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए हैं, जो कि एक बहुत बहुत जरूरी है सरवाइव करने के लिए। So I wish you all the best, Aparna, and once again thank you so much for joining and spreading the word कि आप अगर एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर इन बच्चों को बुली नहीं किया जाए स्कूल्स एंड ऑल में, तो आई थिंक वो नॉर्मल स्कूल्स में भी रह करके अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, शायद अपने लाइफ के साथ कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो आई थिंक जो टेम्परामेंट है, जो अप्रोच है लोगों का दूसरों ऐसे बच्चों के प्रति, वो बदलना जरूरी है। चाहे आप पार्क्स में देख रहे हो ऐसे पेरेंट्स को ऐसे बच्चों के साथ, या अगर आप स्कूल्स में देख रहे हो तो काइंडली उनके साथ तो इस तरह का व्यवहार मत करें, बिकॉज वो भी बिल्कुल हमारे बच्चों के जैसे हैं। आपको उनको वैसा ही ट्रीट करना चाहिए जैसे आप अपने बच्चों को कर रहे होते हैं। विदेशों में ऐसा ही किया जाता है, they actually treat them with more and more empathy and they try to incorporate them in their own society। उनके लिए नए नॉर्म्स नहीं बनाए जाते। इंडिया में हर चीज को स्टिग्मेटाइज किया जा रहा होता है, बहुत सारी चीजों को स्टिग्मेटाइज करते हैं। आई थिंक यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो बच्चे भी उतना ही डिजर्व करते हैं जैसे बाकी बच्चे डिजर्व करते हैं। सो आई थिंक वी नीड टू स्प्रेड दिस वर्ड। इफ यू सी सच किड्स in the restaurants, in the parks, in the school, don't उनको कैटेगराइज मत करें, उनको बुली ना करें, रादर उनको आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके गुड विशेस की जरूरत है, उनको साथ ही साथ बहुत ज्यादा एम्पैथी की जरूरत है, सहानुभूति की जरूरत है उनके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो एक टफ लाइफ जी रहे हैं और उनको अगर आपका हेल्पिंग हैंड नहीं मिलेगा तो वो और टूट जाएंगे। So this is a very good message and a strong message for everybody out who's listening. Kindly आपका जो अपना इमोशनल क्वेश्चन है उसको दिखाएं और ऐसे बच्चों को जो नीड है वो बिल्कुल दें। Thanks Aparna for joining and sharing such good information about autism today.